जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम दिल्ली में देखें तो कुछ 3 मुख्य जो महत्वपूर्ण कदम आपने उठाए हैं, मैं उन पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। 75 CM श्री स्कूल, दूसरा जो एक डुअल सिस्टम था दिल्ली में, दिल्ली बोर्ड जो 2021 में लागू किया गया था, और CBSE, अब डुअल सिस्टम हटाकर सभी स्कूल CBSE में शामिल होंगे। और तीसरा जो एक और कदम आपने उठाया है, अध्यादेश लेकर आए हैं रेगुलराइजेशन के लिए निजी स्कूल में फीस इत्यादि को लेकर। तो ये 3 महत्वपूर्ण कदम आप कब तक कार्यान्वित होते देख रहे हैं और इनसे किस तरह से दिल्ली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बहुत धन्यवाद। मैं जागरण समूह का बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक विमर्श का आयोजन किया है, जहां सभी स्टेक होल्डर्स बात कर सकते हैं। आपके प्रश्न के 3 हिस्से हैं, 75 CM श्री स्कूल, DBSE का बंद होना और फी रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट के बारे में। देखिए, पिछले 10 वर्षों में शिक्षा को वोट बटोरने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम किया, क्योंकि इस सभागार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन में ये ना सोचता हो कि अगर मुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाए तो मैं पिछली बार से अच्छा करूंगा, या मुझे जो शिक्षा में नहीं मिल पाया वो मैं अपने बच्चों को जरूर दूं। इस साइकोलॉजी के साथ 10 साल में खेलकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पिछाड़ने का काम किया गया। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी जब 1957 में पहला मास्टर प्लान आया तब भी 1483 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में थी, आज भी है, कुछ बढ़ा घटा नहीं है। इस छोटे से हिस्से में हमारी शिक्षा का मॉडल कैसा होना चाहिए था? हमारी शिक्षा के मॉडल में कुछ कमरे बना देना, कुछ स्विमिंग पूल बना देना, या हमारे लर्निंग आउटकम्स या हमारे FLN आउटकम्स के संदर्भ में ज्यादा आगे बढ़े हुए हम दिखने चाहिए थे। ये समझने की जरूरत है कि क्या हुआ कि दिल्ली की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में 1000 सरकारी स्कूल रह गए और 1700 प्राइवेट स्कूल हो गए। डिमांड एंड सप्लाई के इस खेल में प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ गए? प्राइवेट स्कूल इसलिए बढ़ गए क्योंकि हम उस सरकारी स्कूल में उस लेवल की शिक्षा नहीं दे पाए जिस तरह की एस्पिरेशन आज की जनता को थी। यहां उपस्थित उम्र के एक पड़ाव के ऐसे लोग बहुत होंगे जिन्होंने सरकारी स्कूलों से IIT में, सिविल सर्विसेज में, MBBS में निकलते हुए लोगों को देखा होगा। ऐसा थोड़ी ना सरकारी स्कूल हमेशा ऐसे थे। इसलिए हमारी योजना में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, हम दिल्ली में ऐसी स्कूली शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं कि जब वो गरीब बच्चा 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में जाए, विश्वविद्यालय में जाए, तो ही इज नॉट लॉस्ट। उसने स्मार्ट क्लासरूम भी देखे हो, उसने ICT लैब भी देखा हो, उसको AI ड्रिवन लैंग्वेज लैब से भी उसका वास्ता हो, वो 2 तरह की भाषाओं के स्किल, विदेशी भाषा और देशी भाषाओं में, जो NEP, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बड़ा अंग है, उसके साथ भी रूबरू होके आए। उस स्कूल में टीचर रोजमर्रा की गतिविधि में अपना समय बर्बाद ना करे। एक क्लास में जाके 10 मिनट पहले हाजिरी लेनी है,
फिर रोज उसको परीक्षाएं, उसके इवैल्यूएशन की बुक्स और पेपर को चेक करना है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो, एआई के माध्यम से उसका समय मैक्सिमम लर्निंग आउटकम्स को अपग्रेड करने में लगे, यह है सीएम श्री स्कूल की कल्पना। इसके लिए इन सीएम श्री स्कूल्स में एआई ड्रिवन लैब्स होंगी, लैंग्वेज लैब्स होंगी, आईसीटी लैब होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लासरूम होंगे। इधर स्मार्ट क्लासरूम में हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ाना है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, बिना स्मार्ट क्लासरूम के कैसे देंगे? 37,778 क्लासरूम में से पिछले 11 साल में केवल 700 क्लासरूम्स में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड था। तो ये देखने की बात है। तो इन सीएम श्री स्कूल के सभी 2400 कमरों में स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे। प्लस इसके अतिरिक्त हमारी एस्पिरेशन है, जो हमारी कैबिनेट ने पास किया है, 900 करोड़ रुपए की लागत से हम 21,000 स्मार्ट क्लासरूम बाय द एंड ऑफ दिस टेन्योर हम दिल्ली के स्कूल्स में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि हम दिल्ली की एजुकेशन को, नेशनल कैपिटल की एजुकेशन को, विकसित भारत की राजधानी की एजुकेशन सिस्टम को हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं, जहां से बच्चे निकलकर जब जाएं। आज अलग अलग राज्य हैं, वो आईबी बोर्ड को अपने आप बुला रहे हैं, हमें डीबीएससी को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बिना किसी सोच के साथ डीबीएससी को लागू किया। क्यों? क्योंकि आपको जो भी भारत सरकार कर रही है उससे अलग दिखने की आवश्यकता है, दिखने की कोशिश करनी है। बिना करिकुलम के, बिना प्लानिंग के आईबी को बुलाया, आईबी बोर्ड को बुलाया, उसकी फीस जमा नहीं की। इसलिए हमारी कल्पना, हमारे सीएम श्री स्कूल्स की कल्पना, डीबीएससी से हमारी कोई दोष लड़ाई नहीं है साहब। जो अच्छा किया होगा पिछली सरकारों ने, हम उसका भी साधुवाद करेंगे। मगर डीबीएससी एक अनथॉट ऑफ, अनप्लान्ड एक बोर्ड बनाने की कोशिश की गई थी। इसलिए जो बच्चे उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, उन बच्चों का कोई दोष नहीं है जिन्होंने इसे ऑप्ट किया है। मगर एक बोर्ड देश में पर्याप्त है। सीबीएसई ने नए नए विषयों को प्रस्तुत किया है, देश में एक बोर्ड में पढ़ाई हो, इसलिए हमने डीबीएससी को स्टॉल किया है। नो एडमिशन इन डीबीएससी। हेंसफोर्थ जो भी पढ़ाई दिल्ली में की जाएगी वो सीबीएसई के माध्यम से की जाएगी। वैसे ही एज इट इज आईसीएसई पे बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं। तीसरा विषय आपने पूछा फी एक्ट के बारे में। देखिए, अगर लोगों को अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में मिल रही होती तो प्राइवेट स्कूल में जाते क्यों? दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स प्रशासनिक व्यवस्था है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें किसी स्कूल को लैंड मिली है डीडीए से लीज पर, जिसमें कंडीशन है फीस नहीं बढ़ाएंगे, किसी को मिला है आप पूछकर बढ़ाएंगे। और एक एक्ट है दिल्ली में 1973 का, दिल्ली स्कूल एजुकेशन रेगुलेटरी एक्ट। 1973 में यह बुजुर्ग बैठे हैं कई। क्या थी दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजल्ट जो है एक ब्लैक बोर्ड पे चिपका दिया जाता था। एक ब्लैक बोर्ड पे वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर 2 शीट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चिपक जाता था। कहने के लिए प्राइवेट स्कूल के नाम पर दिल्ली में प्रेस्टिजियस स्कूल जेवियर्स, कोलंबस, सीजेएम ऐसे 4-5 स्कूल गिने जाते थे। क्योंकि हमने जनता को फेल कर दिया। वी फेल्ड आवर पीपल बाय नॉट प्रोवाइडिंग गुड गवर्नमेंट स्कूल्स। इसलिए जगह जगह पर 1000 सरकारी स्कूलों के मुकाबले में 1700 के लगभग प्राइवेट स्कूल बन गए, जो 1973 के एक्ट से ही गाइडेड है, जिसके कारण हर साल लगातार यहां बहुत सारे लोग हैं, इनमें से वो लोग दादा दादी भी हैं, कुछ वो भी प्रताड़ित हुए। उनके बच्चों को, पोते पोतियों को कहा जाता है इस दुकान से जाके किताब खरीदो, इस दुकान से जाके यूनिफॉर्म खरीदो, आज डेवलपमेंट फंड में इतने पैसे दो, आज फलानी जगह पर इतने पैसे दो। कोई रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद थोड़ी ना कह रहे हैं, 27 साल से लगातार कह रहे हैं। किसी सरकार ने ये नहीं सोचा
कि यह हर बार आंदोलन होता है, हर बार कुछ पेरेंट्स कोर्ट में जाते हैं। इसको रेगुलेट करना चाहिए और रेगुलेट करने के लिए सभी स्टेक होल्डर को सामने आना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर यानी पेरेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्कूल की मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, इन सबको मिलकर तय करना चाहिए। तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट एक ऐसा ही बिल है जिसके माध्यम से स्कूल के टीचर, स्कूल के पीटीए के कुछ सदस्य, स्कूल की मैनेजमेंट के कुछ सदस्य, ऐसे 11 लोगों की समिति बैठकर स्कूल के रिकॉर्ड्स को चेक कर फी को बढ़ाएगी। ये तीनों चीजें, ये सारा कुछ, क्योंकि बीच में हम इसे विधानसभा में लेकर जाना चाहते थे, कैबिनेट के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ समय हम अपनी असेंबली बुला नहीं पाए, तो हमने इसमें ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया है, क्योंकि हम इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी 2025 के एकेडमिक कैलेंडर के शुरुआत से लागू करना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी के पास हमारी कैबिनेट ने उसे भेज दिया है। इट हैज गॉन फॉर दी प्रेसिडेंट एक्सेंट। जैसे ही आएगा तो इस साल के शुरुआत से ये एक्ट लागू हो जाएगा और उसी हिसाब से फी रेगुलेट करके, क्योंकि हमारी सरकार मानती है कि पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, ये सब स्टेक होल्डर हैं दिल्ली की स्कूली शिक्षा के लैंडस्केप में। इसलिए हमने ये बिल भी लागू किया है और उसको हम बहुत जल्द, जैसे ही बिल पास होगा, एक्ट बना के लागू करेंगे। आशीष जी, आपने एआई की बात अपनी की। हाल ही में आपने गुजरात में सूरत का दौरा किया था और वहाँ के जो स्कूल हैं उनसे इंस्पायर होकर दिल्ली में आप इसी प्रकार की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो लागू करना चाहते हैं। और अगर हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, चौथा वर्ष चल रहा है, तो उसमें एक समन्वय देखने को मिलता है, गोइंग बैक टू द रूट्स, यानी आपकी हिस्टोरिकल जो नॉलेज है, एक जो धरोहर है भारत की गौरवमयी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसकी बात करते हैं समन्वय की, तो दो विषय सामने आते हैं, एक डिजिटल डिवाइड और दूसरा खासकर जब हम बालिकाओं की बात करते हैं या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की। इसके बारे में आप किस प्रकार के प्रयास उठाएंगे? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और अपनी भाषा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकता हूँ, मगर मैं हिंदी में बोलते हुए ज़्यादा बेहतर सोच सकता हूँ। ये हर एक की मातृभाषा के साथ रहता है, तो उन मातृभाषाओं में बच्चे अपनी पढ़ाई करें और अपनी धरोहर के साथ पढ़ाई करें, उससे जुड़कर पढ़ाई करें। इसलिए IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। हमने भी उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में साइंस ऑफ लिविंग और राष्ट्र नीति, ऐसे करिकुलम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए, एक जमाना था गुड टच बैड टच बताया जाता था, एक उम्र के बाद लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। समय बदला है। आज छोटे बच्चों को भी, बालकों को भी इसके बारे में ज्ञान देने की जरूरत है। आप में से लोग विदेश होकर आते हैं, तो 10 दिन जब इंग्लैंड या यूरोप होके आते हैं तो अपनी गाड़ी बिल्कुल लाइन से चला के जाते हैं और कहते हैं, यार देखो, यहाँ सब गड़बड़ करते हैं, वहां सब बहुत अच्छी चलाते हैं। तो ये सिविक सेंस इनकलकेट करने का काम उस नर्सरी क्लास से होना चाहिए, उस प्राइमरी क्लास से होना चाहिए। साइंस ऑफ लिविंग में आज एंजाइटी, आज कोई मेडिटेशन या योगा की जरूरत आपके, हमारी उम्र के लोगों को ही नहीं है। यंग बच्चे जिनके माता पिता के पास, उनके लिए समय कम है, इंटरनेट की दुनिया में तमाम चीजों को देखते हैं, मानसिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, उन बच्चों को भी मेडिटेशन की जरूरत है। उन बच्चों को भी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। तो ये सब ऐसी अनेक चीजें
हमारे साइंस ऑफ लिविंग के करिकुलम में है, क्योंकि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम से प्रेरणा लेकर, तो उसमें बाबा रामदेव जी, उसमें बाबा सदगुरु जग्गी जी महाराज, रविशंकर जी, ऐसे अनेक लोगों के व्यूज को, उनके द्वारा चलाए गए सेशंस को, स्पिरिचुअलिटी के सेशंस को भी आत्मसात किया जाएगा। और आपने पूछा डिजिटल डिवाइड और एआई। देखिए, मैंने आपको बताया दिल्ली की स्कूली शिक्षा में 37,000 क्लासरूम में केवल 700 स्मार्ट क्लासरूम्स थे। हमारी कोशिश है, अभी हम 20,000 से ज्यादा टैब समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो फंड हमारे पास आता है उससे बच्चों को देने वाले हैं। यहां हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम होगा। स्मार्ट क्लासरूम में एनसीईआरटी की बुक होगी। अब उसके बाद जो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग है, पर्सनलाइज्ड कोचिंग है, वो डिजिटल माध्यमों से ही होगी। एक बच्चे को, जिसको मान लीजिए सिविक्स में या मॉलिक्यूल के चैप्टर में, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कमी है, दूसरे बच्चे को बॉटनी के किसी सब्जेक्ट में कमी है, तो टीचर पढ़ाते समय इस स्मार्ट बोर्ड और उस टैब के कारण उस बच्चे को उसी तरह के सवाल दे सकता है, उसी तरह की ट्रेनिंग करा सकता है, जिससे उस बच्चे की, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इंप्लीमेंट करने का आग्रह कर रहे हैं कि एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मेरी जिसमें कमी है उसमें मुझे स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी की, डिजिटल साधनों की आवश्यकता है, जिसको हम पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। साधनों का एक अभाव दिल्ली की सरकार के पास पिछले बजटरी मिसमैनेजमेंट के कारण है, तो मैं जागरण विमर्श के इस मंच का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि समाज के बड़े एफ्लुएंट लोग हैं, मेरे दाएं बाएं भी बहुत सारे एफ्लुएंट लोग बैठे हैं, तो ये लोग सब दिल्ली सरकार के साथ जुड़े, सीएसआर इनिशिएटिव्स में जुड़े। नहीं, एफ्लुएंट तो साहब दाएं बाएं सभी तरफ है, वो एक्सट्रीम बाएं भी है। तो सभी लोग जुड़े, ऐसे लोगों को हमारी सरकार के साथ मिलाएं जो सीएसआर इनिशिएटिव्स के साथ हमारे पास इन गरीब बच्चों को, आप में से बहुत लोग गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना जी, तो आइए दिल्ली की सरकार के साथ जुड़िए। मैं बहुत जल्दी एक सीएसआर कॉन्क्लेव में आप सबको आमंत्रित करूंगा, एक मेन्यू कार्ड पेश करूंगा आपके पास कि हमें ये चीज जरूरत है, आपकी जिसमें रुचि है उसमें दीजिए। तो ये एक मंच है जिसमें इन समाज आगे आकर इस अभावग्रस्त बच्चों को, मगर मैं एक वादा आपसे करता हूं साहब, 1 साल के बाद हम ऐसे स्कूल खड़े कर देंगे, आप हमारे पास लोगों से, जागरण के संवाददाताओं से पैरवी लगाएंगे कि इस स्कूल में हमारे बच्चे का दाखला कराएं। शिक्षा व्यवस्था में बाय वर्च्यू ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्राइमरी एजुकेशन नगर निगम के पास है, माध्यमिक शिक्षा से लेकर टेक्निकल एजुकेशन का हिस्सा दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली विश्वविद्यालय भी इसी तरीके से, इट्स ए ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसमें कई तरह के कॉलेजेस हैं, यूजीसी मेंटेन्ड कॉलेजेस हैं, ट्रस्ट मेंटेन्ड कॉलेजेस हैं, और दिल्ली सरकार ने, हमारी पहली सरकार में 1993 से 1998 के बीच में, जब श्री मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, तो कुछ कॉलेजेस को दिल्ली सरकार ने अपना एड देकर दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलिएट कराया था। ऐसे 95% एडेड कॉलेजेस हैं और 5% एड दिल्ली सरकार देती है। पिछले 12 साल इन एडेड कॉलेजेस के लिए बहुत, दे वर लाइक नाइटमेयर्स। हमने उसकी व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ द ग्रांट इन एड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज बीन गिवन टू देम। Second was due on the 1st of July. Those 10 colleges who have submitted the audited account report of the previous quarter, their grant has been released. The rest is a part of the process which cannot be bypassed and should not be bypassed. इसलिए हमने एक पद्धति से, दिल्ली सरकार ने इस कन्विक्शन के साथ
कि दिल्ली में स्कूल और कॉलेज में बिना विवाद के पढ़ाई हो, इसीलिए उन कॉलेजेस के साथ व्यवस्था को ठीक किया है, फी रेगुलेशन बिल किया है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं पे हम काम कर रहे हैं। उनमें सीट बढ़ाना और बाकी सब विषय दिल्ली सरकार के प्रीव्यू में नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम है। दिल्ली सरकार का जहां भी दिल्ली की हायर एजुकेशन के लैंडस्केप में भी सहयोग है, दिल्ली के हर बच्चे को उचित शिक्षा देना हमारा दायित्व है और हम उसको भली भांति निभाने के लिए तत्पर हैं।